हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इससे पहले हमने हिंदी भाषा का विकास देखा था। ओके, आज हम व्याकरण पे आते हैं। तो हिंदी में वर्णमाला हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हिंदी में वर्णमाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, वर्णमाला से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, उच्चारण स्थान से लेकर हर चीज़ से। तो पहले हम आते हैं शुरुआत पे कि सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला किसके द्वारा लिखी गई थी। सर्वप्रथम अगर कहा जाए, सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला किसके द्वारा लिखी गई थी? जेसुआ कटलर नाम था इनका, जेसुआ कटलर। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला किसके द्वारा लिखी गई थी? जेसुआ कटलर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आ को जोड़ा था, ये वाला आ को जोड़ा था, इसको जोड़ा था इन्होंने। तो इनके अनुसार हिंदी वर्णमाला में अक्षर हो गए थे 59 वर्ण हो गए थे। तो इनके अनुसार 59 वर्ण थे किसमें? हिंदी वर्णमाला में। सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला बोल दिया। हिंदी वर्णमाला में 59 वर्ण थे। ओके, फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला जेसुआ कटलर के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने अ को जोड़ा था, तो इन्होंने कहा था कि 59 वर्ण है। इनके अनुसार क्या था? 59 वर्ण थे। ओके, फिर कामता प्रसाद गुरु ने बताया, कामता प्रसाद गुरु ने 52 वर्ण बताए हिंदी वर्णमाला में। ओके, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण बताए। ओके, और अगर संस्कृत में कहें तो महर्षि पाणिनि ने बताए थे 63 वर्ण संस्कृत में बताए थे, पाणिनि ने संस्कृत में। ओके, 63 वर्ण। ओके, तो कामता प्रसाद गुरु ने 52 वर्ण बताए, जेसुआ कटलर ने 59 वर्ण बताए, लेकिन सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला जेसुआ कटलर के द्वारा ही लिखी गई थी। ओके, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला की छोटी छोटी ध्वनियाँ और ये सब छोटे छोटे अक्षरों को देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, पहले देख लेते हैं कि किस भाषा में कितने वर्ण दिए गए हैं। रुकिए, देखते हैं। पहले हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया। ओके, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ओके, अपभ्रंश। इसमें देखते हैं कितने कितने वर्णमाला में कितने कितने वर्ण हैं, कितने कितने बताए गए हैं। ध्यान से देखिएगा। हिंदी में तो 52 बताए हैं गुरु कामता प्रसाद गुरु में, संस्कृत में 63 वर्ण बताए हैं पाणिनि ने। फिर पाली में 44 वर्ण बताए गए हैं। ओके, 44 वर्ण बताए गए हैं। प्राकृतिक में भी 44 वर्ण ही बताए गए हैं। ओके, और 43 वर्ण बताए गए हैं अपभ्रंश में। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ही ले, नहीं तो इन दोनों का तो पूछता है, हिंदी और संस्कृत का। तो जहाँ तक हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदी में 52 वर्ण कामता प्रसाद गुरु ने बताया है, संस्कृत में 63 वर्ण पाणिनि ने बताया है, पाली में 44 वर्ण, प्राकृत में भी 44 वर्ण। ओके, ये वर्ण लिख देते हैं, सब वर्ण है। और अपभ्रंश में 43 वर्ण होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक ये सारी चीज़ें वर्णमाला के बारे में जो हमने बताई, वर्णों के बारे में। अब हम देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं जो वर्णमाला है हमारी। ओके, वर्णमाला, इनको अगर 2 भागों में बांटें तो इधर आ जाता है लिखित और इधर हो जाता है मौखिक। तो मौखिक में हम वर्ण को ले लेते हैं और लिखित में लेते हैं स्वनिम और ध्वनि को, स्वनिम और ध्वनि को। ओके, सॉरी, ये मौखिक है, ये लिखित है, गलत हो गया था। ये मौखिक है, ये लिखित है। ओके, तो मौखिक में क्या? स्वनिम और ध्वनि हो गया, और लिखित में क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी का, ये इसे हम भी आगे बताएंगे। स्वनिम और ध्वनि, पहले हम एक क्रम देख लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले क्या है? स्वनिम आता है, फिर उसके बाद ध्वनि आती है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर क्या होता है? स्वनिम के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण, फिर अक्षर या पद आता है, अक्षर या पद। ओके, फिर क्या आता है? पदबंध और उपवाक्य, फिर वाक्य, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य, सॉरी वाक्य फिर उपवाक्य आता है। ओके,
वाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य आता है। एक बार और देखते हैं, स्वनिम, ध्वनि, वर्ण, अक्षर पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। ये हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया इसका। तो अगर स्वनिम ना दी हो तो सबसे छोटी इकाई हम ध्वनि मानते हैं, नहीं तो स्वनिम को मानते हैं। हम इनको एक एक को हम पूरा पूरा देख लेते हैं। स्वनिम को, ध्वनि को, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर पद क्या होते हैं, पदबंध क्या होते हैं, उपवाक्य और वाक्य क्या होते हैं। उसके बाद हम वर्णमाला में प्रवेश करेंगे। वर्णमाला में प्रवेश वैसे कर चुके हैं, लेकिन वर्णमाला जैसे क ख ग ये वर्णमाला पे, ठीक है। तो फिर हम इन सबको डिटेल में देखते हैं, स्वनिम, रूपिम, ध्वनि, इन लोगों को। ओके, तो हम देखते हैं पहले स्वनिम को। तो स्वनिम क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। मुख के एक बार खुलने, यानी मुख जब हमारा एक बार खुलता है और बंद होने के मध्य जो वायु हमारे मुंह से निकलती है, यानी कि एक बार जो मुंह खुला और उस बार बंद हुआ, इसके बीच में जो वायु निकली इसे हम स्वनिम कहते हैं। ओके, मुख खुलने और बंद होने के बीच में जो वायु हमारे मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, ये स्वनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। तो हमारे मुख को एक बार बंद होने और खुलने और बंद होने के बीच में जो वायु हमारे मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। ओके, अब स्वनिम की कहें तो ये भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है। क्या है ये, भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है। भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है, पूछता है एग्जाम में, टीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, स्वनिम। ओके, भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है, यानी कि सबसे छोटी मान सकते हैं। ओके, सबसे छोटी। अगर ऑप्शन में स्वनिम ना दिया हो तो ध्वनि को भी लगा सकते हैं। तो भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई हो गई क्या, स्वनिम। और जो कई स्वनिम मिलके, ये स्वनिम जो है ना, कई स्वनिम मिलते हैं तब ये किसकी उत्पत्ति करते हैं, ध्वनि की। जब कई स्वनिम मिलते हैं तब ये ध्वनि बनाते हैं। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है, कई स्वनिम मिलकर ध्वनि बनाते हैं। ओके, और ये जो उच्चारण की सबसे छोटी इकाई है, स्वनिम जो है उच्चारण की सबसे छोटी इकाई है। ये भी लिख देते हैं, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई। ओके, ये बार बार इसलिए बताते हैं कि आपको याद हो जाए। फिर से एक बार बता देते हैं, भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई क्या है, स्वनिम। कई स्वनिम मिलकर ध्वनि बनाते हैं और उच्चारण में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्वनिम है। अब आते हैं ध्वनि पे। ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखिएगा, यहाँ हमने लिखा भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई और यहाँ लिख रहे हैं ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। याद रखिएगा, ये क्या है, एक मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है, मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई। ये सारी चीज़ें पूछती हैं, याद पूछा जाता है, याद रखिएगा। ध्वनि क्या है, मौखिक इकाई है। और क्या है, अप्रामाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई भी बोला जाता है इसको। अप्रामाणिक, अप्रामाणिक और अप्रत्यक्ष। एक बार और देखते हैं ध्वनि को। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मौखिक इकाई है और अप्रामाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है। फिर आगे आता है वर्ण। हम वर्ण पे आते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है, जिसका खंडन ना हो। ओके, जिसका खंडन ना हो। अभी एक बार और पूरा समझाएंगे ओवरऑल। जिसका खंडन ना हो उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ओके, और इसमें अगर देख लीजिए, अगर दोनों ऑप्शन में रहता है, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता है तो पहली प्राथमिकता स्वनिम को ही देंगे। अगर स्वनिम है ऑप्शन में तो भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई में, अगर स्वनिम नहीं है तो ध्वनि को लगाएंगे। तो वर्ण क्या होता है, जिसका खंडन ना हो। ओके, और ये क्या है, प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई होती है। क्या होती है ये, प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई है। प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई है। ओके, ये हमारी वर्ण जो है। और फिर हम देखते हैं वर्ण क्या है, वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई है। याद रखिएगा, वर्ण क्या है, वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई है। वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल, सबसे छोटी और मूल इकाई। ओके, ये हमने देखा।
और ये स्वर रहित इकाई मूल वर्ण कहलाती है, जैसे ला और का हो गया हलंत लगा हुआ, ठीक है। वर्ण हम किसे कहते हैं? स्वर रहित इकाई होती है ये। वर्ण क्या होती है? स्वर रहित, याद रखिएगा, स्वर रहित इकाई, जैसे ला हो गया, का हो गया, आदि हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अक्षर पे, ओके। अब देखते हैं अक्षर क्या होते हैं। तो क्या होता है? ये स्वर युक्त वर्ण होते हैं, इनमें स्वर होता है। क्या होता है? ये स्वर युक्त वर्ण होते हैं। स्वर युक्त वर्ण, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ये क्या होते हैं? स्वर युक्त वर्ण होते हैं और इन्हें अमात्रिक कहते हैं, ठीक है। अमात्रिक वर्ण अक्षर कहते हैं। अमात्रिक, अ प्लस मात्रिक होगा, ओके। अमात्रिक यानी बिना मात्रा के नहीं, अमात्रिक, ओके। वर्ण अक्षर, वर्ण अक्षर बोलते हैं। आ प्लस मात्रिक है, अमात्रिक नहीं है। जैसे हमने लिखा का प्लस आ बन गया क्या? का। तो ये हो गया अमात्रिक, आ प्लस मात्रिक यानी कि आ से मिला हुआ, ओके। और फिर इसका भी खंडन करना असंभव है, खंडन इसका अक्षर का भी खंडन नहीं कर सकते हैं, ओके, खंडन नहीं कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल होता है, ये तो जानते ही हैं आप। वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का क्या होता है? सार्थक मेल होता है, ओके। और ये जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सार्थक और लघुत्तम इकाई होती है। क्या होती है? वर्णमाला जो शब्द होती है ये वर्णमाला या भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई होती है। ये क्या होती है? वर्णमाला की लघुत्तम और सार्थक इकाई। सार्थक जिसका अर्थ हो, सार्थक इकाई होती है, लघुत्तम और सार्थक इकाई होती है। फिर आता है उपवाक्य, यानी कि आधा आशय प्रकट करने वाला वाक्य, जिसमें आधा अर्थ प्रकट हो, आधा अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य। जिसमें क्या होता है? आधा अर्थ प्रकट होता है। जैसे हम कहने, मैंने कहा मेरा सिर दर्द हो रहा था, ओके, तो मैंने दवाई ले ली। जैसे इधर हम उदाहरण में लिखते हैं, मेरा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने दवाई ले ली। मेरा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने दवाई ले ली। ओके, तो ये क्या हो गया? आधा अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी कि मेरा सर दर्द हो रहा था, आधा अर्थ है, नहीं है, तो इसको हम उपवाक्य बोलेंगे। फिर तो मैंने दवाई ले ली, इसको भी उपवाक्य ही बोलेंगे, आधा अर्थ प्रकट कर रहा है, ओके। और फिर आता है वाक्य। वाक्य को देखते हैं। वाक्य क्या होता है? पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली इकाई। ये क्या होती है? पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली इकाई, ओके। फिर आगे देखते हैं, शब्दों का व्यवस्थित मेल क्या होता है? वर्णमाला कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित मेल, शब्दों का व्यवस्थित मेल क्या होता है? वर्णमाला होता है। इसका उदाहरण जान लेते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो हमने यहाँ कर दिया स्कूल, राम है जाता, ओके। अब हम इसे अगर सीक्वेंस में मिलाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा? राम, फिर स्कूल, फिर जाता, फिर है, तो ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस। मेरा क्या बनेगा? सीक्वेंस क्या बनेगा मेरा? इसको 1 2 3 4 करते हैं। सीक्वेंस मेरा बनेगा 2 1 4 3, ऐसे पूछता है, ओके। राम स्कूल जाता है हो जाएगा मेरा वाक्य, ठीक है। अब हम आपको एक बार पूरा ओवरऑल समझा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हमने पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं और देखते रहिए। स्वनिम क्या होता है? भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई। कई स्वनिम मिलकर एक ध्वनि बनाते हैं। उच्चारण में सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम, ओके, याद हो गया होगा। ध्वनि,
भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उदाहरण में दोनों दिया हो तो स्वनिम ही लगाएंगे, अगर नहीं है तो ध्वनि लगा देंगे। और ये मौखिक इकाई है, ये अप्रामाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ध्वनि क्या है? अप्रामाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है। फिर आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? जिसका खंडन ना हो। ये क्या? प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई है। प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई है क्या? वर्ण। ओके। फिर वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई है वर्ण। वर्णमाला की याद रखिएगा, वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई है वर्णमाला की। ठीक है, यहाँ भाषा दिया गया है, वर्णमाला दिया है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और जैसे इसमें स्वर रहित वर्ण आते हैं, ल और का हलंत लगा हो, यानी कि मात्रा से, मात्रा नहीं होती है इनमें, अगर मात्रा जोड़ देंगे तो पूरा ला हो जाता है। ओके, आ जोड़ देंगे तो। फिर अक्षर आता है, ये क्या होता है? स्वर युक्त वर्ण होता है। ये अमात्रिक वर्ण होता है, अ प्लस मात्रिक, यानी कि बिना मात्रिक के नहीं है, आ के साथ मात्रा लगी होती है, जैसे का और आ मिलकर क्या? का बनाएंगे, और इसका भी खंडन नहीं होता है। ओके, अमात्रिक वर्ण है अक्षर। फिर आता है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल होता है, और ये जो है वर्णमाला की लघुत्तम और सार्थक इकाई होती है। जो वर्णमाला होता है उसकी लघुत्तम और सार्थक, यानी जिसका कोई अर्थ हो, वो सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। ओके, जैसे पंकज बोल दिया तो कमल हो गया, इसका अर्थ हो गया। फिर आ गया उपवाक्य। उपवाक्य मतलब आधा अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य। ओके, जैसे कहा गया मेरा सर दर्द हो रहा था, ये आधा ही वाक्य है, दर्द हो रहा था तो उपवाक्य हो गया। फिर तो मैंने दवाई ले ली, उधर मैंने दवाई ले ली भी उपवाक्य हो गया, वो भी आधा अर्थ प्रकट कर रहा था। फिर देखते हैं वाक्य क्या होता है। ये पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, ये शब्दों का व्यवस्थित मेल होता है। जैसे हमने कहा कि स्कूल राम है जाता, तो इसका सही अर्थ होगा कि राम स्कूल जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा हिंदी वर्णमाला का छोटा छोटा रूप थोड़ा सा, और जो इम्पोर्टेंट भी है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ आगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्णमाला को बांटते हैं। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला इसे हम किस में बांट सकते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ओके, स्वर, इसमें स्वर होता है, व्यंजन होता है, और अयोगवाह को ले लेते हैं। ओके, तो स्वर जो होता है, ध्यान से देखिएगा, स्वर क्या है? एक निराश्रित इकाई है, निराश्रित इकाई है। याद रखिएगा, ये जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर क्या है? एक निराश्रित इकाई है और एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र इकाई है और दीर्घकालीन इकाई है, दीर्घकालीन इकाई है। स्वर क्या है? एक निराश्रित इकाई है, स्वतंत्र इकाई है और दीर्घकालीन इकाई है। ओके, सु प्लस अर यानी कि स्वर, सु प्लस अर यानी कि स्वर। अब देखते हैं व्यंजन क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्यंजन क्या है? वी प्लस अम प्लस जन, इसका संधि विच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया। अब फिर आता है भिन्न रूप से सहायता लेने वाले वर्ण। ये क्या होते हैं भाई? सहायता से बनते हैं, ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, ये सहायता लेने वाले वर्ण होते हैं। अगर फूल वर्ण लिखना है तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, सहायता लेने वाले वर्ण होते हैं ये। ओके, फिर अगला क्या है? ये अल्पकालीन होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्पकालीन होते हैं। और क्या होता है? ये आश्रित इकाई होती है। क्या होती है? ये आश्रित इकाई होती है, ये निर्भर रहते हैं। हो गया। फिर आगे आता है अयोगवाह। अयोगवाह में न स्वर आते हैं न व्यंजन आते हैं, स्वर को भी हम नहीं लेते हैं और व्यंजन को भी नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। अयोगवाह में क्या करते हैं? न स्वर को लेते हैं न व्यंजन लेते हैं। और जो पंडित किशोरी लाल गोस्वामी थे, इन्होंने लेखन के आधार पर इसे स्वर मान लिया है। जो अयोगवाह है, पंडित किशोरी लाल ने इन्हें तो स्वर माना है, ठीक है, पंडित किशोरी लाल ने स्वर माना है, ठीक है, पंडित किशोरी लाल ने इसे स्वर मान लिया है। ओके, और इन्होंने ये कहा है कि अंग और आह जो है, इसमें अंग और आह ही आते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो अंग और आह है ये कंठ से निकलते हैं, ठीक है, इन्होंने अंग और आह को कंठ से निकलता हुआ बताया है। इन्होंने कहा है कि कंठ से निकलते हैं। ओके, हो गया ये। हम फिर से देख लेते हैं एक बार।
फिर हम कल वर्णमाला डिटेल में पढ़ेंगे, आज इतना ही। स्वर क्या है? एक निराश्रित इकाई है, यानी किसी पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है और दीर्घकालीन है। जैसे हमने आ बोला तो आ देर तक बोल सकते हैं, ओके, याद रखिएगा। फिर आता है व्यंजन, ये सहायता लेने वाले वर्ण होते हैं। अल्पकालीन होते हैं, जैसे व्यंजन में का हमने बोला तो का कितनी देर तक, का तो आ ही आएगा, का तो नहीं आएगा ना। तो अल्पकालीन वर्ण होता है, आश्रित इकाई होता है, ये किस पे निर्भर होते हैं? स्वरों पे। और जो अयोगवाह होते हैं ना ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। और बाकी का डिटेल हम कल पढ़ेंगे, स्वर का विभाजन करेंगे, व्यंजनों का विभाजन करेंगे और कितने प्रकार के और वर्ण होते हैं, सब कुछ बताएंगे कल के चैप्टर में। पूरा अगले वीडियो में हमारा 30-35 मिनट चाहे लग जाए और पूरा वर्णमाला खत्म कर देंगे, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।